सीहो जुनहो एक सुपर टीम का हिस्सा है जो मॉन्स्टर्स और फीन्स को खत्म करते हैं। वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और उसे हमेशा ग्रेटेस्ट प्लेयर के रूप में याद किया जाता है। अब तक कोई भी उसकी लेगेसी को पार नहीं कर पाई है। एक दिन जुनहो और उसके दोस्तों ने फ्रॉस्ट क्वीन को हराने के लिए एक मिशन पर जाने का फैसला किया, लेकिन वो सब फ्रीज हो गए और क्रायोजेनिक स्लंबर में चले गए। 25 साल बाद हमारा हीरो अपनी आइसी नींद से जागता है, पर दुनिया अब उसे ज्यादा पीसफुल लगती है जितनी पहले थी। जब वो अपने पुराने दोस्त, जो अब प्लेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उससे मिलता है तो उसे एक बुरी खबर मिलती है। एक नई ईवल उभरी है, पर इस बार वो ह्यूमंस हैं जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को फीन्स कहते हैं। अब एक नए प्रोफाइल के साथ सीहो जुनहो को नए अलायंस का सहारा लेना पड़ेगा ताकि वो फीन्स को हरा सके और अपनी टीम को एंटार्क्टिका के ठंडे प्रिजन से आजाद कर सके। अपने मिशन पर वो एक फ्रीजिंग थ्रोन रूम में पहुंचता है और सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि वो फ्रॉस्ट क्वीन के सामने है। फ्रॉस्ट क्वीन एक आइस सूट पहनी हुई है, व्हाइट हेयर वाली लड़की जो मास्क पहने हुई है। वो मुस्कुरा के उसका मजाक उड़ाती है, पूछती है कि दोस्तों को डेथ ट्रैप में छोड़कर यहाँ आने पे कैसा लग रहा है। स्पेक्टर यानी जुनहो, जो मास्क पहने हुए और ब्राउन हेयर के साथ है, चिट चैट में टाइम वेस्ट नहीं करता। वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है उसके दोस्त आसानी से नहीं हारेंगे और आइस एज का ये सीक्वल भी तभी खत्म होगा जब वो उसके प्लान्स डिस्ट्रॉय कर देगा। फ्रॉस्ट क्वीन हंसकर उसका मजाक बनाती है और कहती है कि वो कुछ नहीं समझ रहा जो इस दुनिया में चल रहा है। स्पेक्टर अपनी तलवार और डार्क ऑरा के साथ तैयार होता है और कहता है कि वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, आज के आज उसे खत्म कर देगा। फ्रॉस्ट क्वीन अपनी आइसी स्वॉर्ड निकालती है और फाइट शुरू होती है। दोनों के अटैक के इंटेंसिटी से थ्रोन रूम का फर्श क्रैक हो जाता है। ब्लू और पर्पल बीम्स टकरा रही होती है। फ्रॉस्ट क्वीन कहते हुए मजा ले रही होती है। आइसी चिदोरी जैसी एनर्जी बनती है, पर स्पेक्टर सीरियस है। वो क्वीन के अटैक को डॉज करता है और जल्दी एक पावरफुल अटैक करके उसे फिनिश कर देता है। क्वीन जमीन पर गिरती है और कहती है उसे मजा आया, पर स्पेक्टर कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगा। अचानक से एक ब्राइट लाइट उसके बॉडी से निकलती है और स्पेक्टर शॉक हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि वो उसकी पावर एब्जॉर्ब कर रही है। स्पेक्टर का बॉडी आइस से कवर होने लगता है, उसका मास्क भी। सिस्टम बताता है कि वो हाइबरनेशन में जा रहा है फ्रॉस्ट क्वीन के कोर को एब्जॉर्ब करने के लिए। सीन कट होता है 76 आवर पहले, रात के टाइम साउथ पोल पर। फ्रॉस्ट क्वीन का नेस्ट और लास्ट इंजन देखते हैं। एक टैटूड बफ गाय कूली गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है, चिल्लाकर कहता है कि सब मरने वाले हैं। सिस्टम बताता है कि सिर्फ एक बंदा है जो ऊपर जा सकता है। टीम के मेंबर्स डिसीजन लेते हैं। ब्लू हेयर वाली लड़की स्काया कहती है कि स्पेक्टर को जाना चाहिए। सब एग्री करते हैं, चाहे कूली ऐसा नहीं चाहता। स्पेक्टर टीम से पूछता है कि क्या उन्हें यकीन है। हैट पहने गाय मजाक करता है कि अगर स्पेक्टर हारा तो रिग्रेट करेंगे, पर अभी उन्हें उस पर भरोसा है। फास्ट फॉरवर्ड 25 साल बाद 2024 में एक प्रेजेंटेशन के दौरान होस्ट बताता है कि कैसे दुनिया मॉन्स्टर्स की वजह से खराब थी, पर 5 ब्रेव लोग साउथ पोल गए थे फ्रॉस्ट क्वीन का सामना करने। होस्ट स्टेज पर उन्हें हाइप्ड अप कर रहा होता है और कहता है कि फ्रॉस्ट क्वीन ने सिर्फ एक वेव से पैसिफिक ओशन को फ्रीज कर दिया था। पूरा क्राउड शॉक हो गया और एक बच्चा ऑडियंस में चिल्लाता है कि ये तो नेस्ट अटैक टीम के बारे में है। होस्ट प्राउडली कंफर्म करता है, कहता है कि 5 हीरोज ने कुछ लेजेंडरी अचीव किया और उस बच्चे को स्मार्ट बोलता है। लेकिन फिर चीजें क्रीपी होने लगती है। स्टेज पर 5 आइस स्टैचूज डिस्प्ले होती हैं जो हीरोज की हैं और अचानक एक स्टैचू क्रैक करना शुरू करता है। बच्चा इसे नोटिस करता है, लेकिन होस्ट इसे इग्नोर करता है और कहता है कि आइस स्टैचूज बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रैक्स स्प्रेड होते रहते हैं और सब कुछ समझने से पहले एक फिगर के आइस रैट्स उड़ जाते हैं। जुनहो आइस से गिरता है, कांपते हुए मुश्किल से खड़ा होता है। सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने फ्रॉस्ट क्वीन का कोर 100% एब्जॉर्ब कर लिया है और नए फ्रीजिंग पावर्स दिए हैं। जुनहो फ्रीजिंग कोल्ड स्टेट में उठता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है। लोग उसके पास रश करते हैं और स्क्रीन पर एक आदमी की तस्वीर आती है हेडलाइंस के साथ, स्पेक्टर द लेजेंड, जो 25 साल बाद उठा है।
हॉस्पिटल पजामास पहने जुनहो एक बेड पर बैठा होता है। वीक लग रहा होता है। वो अपना हाथ बंद करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। फ्रोजन रहने के बाद उसका बॉडी शेकी है। वो डिसबिलीफ में अपने हाथ को देखता है और सोचता है क्या सच में 25 साल बीत गए हैं। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। डॉक्टर्स दिखते हैं और बताते हैं कि प्लेयर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उससे मिलने आ रहा है। इरिटेटेड जुनहो पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, अगर नहीं तो उसे भेजने के लिए कहना, क्योंकि उसे डिस्टर्ब होना पसंद नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ, प्रेसिडेंट हमेशा उसे क्लोज फ्रेंड कहते हैं। जुनहो अपने चिन को टच करते हुए सोचता है कौन हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो उसके फ्रेंड्स कहलाते हैं। वो उनका शुक्रिया अदा करता है और डिसाइड करता है कि मीटिंग में ही पता चलेगा। विंडो के बाहर देखता है रूफ टॉप और बादलों को और सोचता है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। ये वही सेफ जगह है जिसके लिए उसने और उसके दोस्तों ने काम किया था, पर अब वो ग्लूमी फील करता है। सोचता है अब क्या करेगा, क्योंकि वो सिर्फ लड़ना जानता है। क्या इसका मतलब है कि उसका काम खत्म हो गया? वो अपना मास्क टच करके डिसाइड करता है कि अब उसे छुपने की जरूरत नहीं। मास्क उतारता है, अपना फेस दिखाता है। डॉक्टर शॉक्ड होते हैं और पूछते हैं क्यों, तो वो स्माइल करके कहता है अब ये दुनिया सेफ है, हीरोज की जरूरत नहीं। डॉक्टर्स थोड़ा अनश्योर लगते हैं और तभी एक आदमी सूट पहने 2 गार्ड्स के साथ अंदर आता है और कहता है कि वो सब एक्सप्लेन करेगा। जुनहो उसे देख के सरप्राइज्ड होता है। वो डियोक गो है। डॉक्टर हंसती है कि प्रेसिडेंट को फर्स्ट नेम से बुलाना काफी इनफॉर्मल है। प्रेसिडेंट कहता है कि वो हीरो के साथ प्राइवेट बात करना चाहता है। जुनहो टीजिंगली उसके हेयरलाइन का मजाक उड़ाता है। कहता है कि उसने हमेशा कहा था कि उसे वी शेप्ड वर्टेक्स आएगा, लेकिन डियोक गो सीरियस हो जाता है और जुनहो पूछता है कि डॉक्टर्स वरीड क्यों लग रहे हैं। डियोक गो साई करते हुए एक्सप्लेन करता है कि 25 साल पहले जब उन्होंने फ्रॉस्ट क्वीन को हराया, सबने सोचा कि सब खत्म हो गया। सिस्टम ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अचानक सिस्टम ने अनाउंस किया एक इंटरडायमेंशनल एलिवेटर का जो पैसिफिक में अनलॉक हुआ था। एक सेकंड फ्लोर अनलॉक हो गया था। जुनहो शॉक्ड होता है और पूछता है कि 25 सालों में वो कितना प्रोग्रेस कर पाए। डियोक गो हेजिटेट करता है और बताता है कि अब तक सिर्फ 2 फ्लोर्स क्लियर हुए हैं। जुनहो फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है इतने सालों बाद भी हम यहीं अटके हुए हैं। डियोक गो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जुनहो उसके एक्सक्यूजेस से खुश नहीं होता। फिर डियोक गो बताता है कि 3rd फ्लोर एक वोल्केनिक जोन है जिससे डील करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें फ्रॉस्ट क्वीन का कोर चाहिए था। प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी नहीं मिला। जुनहो सोचता है कि वो कोर उसके पास है, लेकिन अभी रिवील नहीं करता। डियोक गो उसे फूड खाने को सजेस्ट करता है, पर जुनहो मना कर देता है और सियोल हिस्ट्री म्यूजियम जाता है जहां 5 स्लीपिंग हीरोज का एग्जिबिट है। जर्नलिस्ट को अवॉइड करते हुए वो स्टैचूज के सामने बैठता है और गिल्टी फील करता है कि कितनी देर हो गई। स्टैचूज को देखता है और बोलता है कि दुनिया कितनी बदल गई है, ये वही सेफ जगह है जिसके लिए सबने सपना देखा था। एक ड्रिंक पोर करके अपने फ्रोजन दोस्तों के लिए ऑफर करता है। खुद एक सिप लेते हुए मुस्कुराता है और पूछता है क्या उन्हें भी ये ड्रिंक इतनी ही मीठी लग रही है। वहाँ स्टैचूज पर डस्ट नोटिस करके उसे साफ करना शुरू करता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, फ्रीज स्किल लेवल्ड अप, अब आइस एलाइज से हटाए जा सकते हैं। जुनहो शॉक्ड होता है और सोचता है क्या वो अभी भी जिंदा है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। अनश्योर होता है कि अब क्या करे। सिस्टम विंडो एबिलिटीज दिखाता है, फ्रीज, गार्जियन ऑफ डार्कनेस, नाइट हंटर, हीरोइक कंपोजर, वेपन मास्टरी, इंट्यूशन। लेकिन स्टैट दिखाते हैं कि वो पहले के मुकाबले बहुत कमजोर है। सिस्टम कहता है कि लेवल बढ़ाने पर वो एबिलिटीज वापस आएंगी। जुनहो सोचता है कि फ्रीज स्किल उसके फुल पावर अनलॉक करने की है। स्किल रेटिंग X है जो उसके लिए सरप्राइजिंग है। डियोक गो कहता है कि लेवल S हाईएस्ट है, पर शायद वो पहला है जो X रैंक तक पहुंचा है। सिस्टम विंडो एक टाइटल दिखाता है, द वन हु ओपन्स द स्प्रिंग, जो उसकी मैजिक रिकवरी स्पीड को 500% बूस्ट करता है। जुनहो समझता है कि फ्रॉस्ट क्वीन को हराने के बाद उसने ये टाइटल अर्न किया होगा। सिस्टम कहता है कि हर बार एलिवेटर फ्लोर्स असेंड करने पर उसके स्टैट्स 3 पॉइंट्स से बढ़ते हैं। वो इमेजिन करता है कि एक ऊंची सी टावर
जो बादलों तक पहुंचती है और समझता है कि फ्लोर्स चढ़ने से वो अपने पुराने सेल्फ तक वापस जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सोचने लगता है कि वो फ्रॉस्ट क्वीन की पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। जुनहो अपना हाथ बढ़ाता है, सोचता है कि वो बर्फ को पिघलाकर अपने दोस्तों को बचा सकता है। वो एक फ्रोजन फिगर को टच करता है और हल्का सा पंच करता है। गुस्से में कहता है कि बस थोड़ी देर और रुकने का। वो वादा करता है कि वो उन्हें जल्दी बचा लेगा। अचानक हॉस्पिटल से एक जोर की चीख आती है जो जुनहो के ख्यालों को तोड़ देती है। सूप का बोल पकड़े वो ऊपर देखकर आवाज से हैरान हो जाता है। डियोगो उसके पास है जो क्लियरली इस इंटरप्शन से परेशान है। एक लड़का उनके पास बैठकर कहता है कि 25 साल पहले डियोगो रिटायरमेंट की बात करते नहीं थकते थे। डियोगो अपने बाल सेट करते हुए कहता है कि अब एक्शन में वापस आना बेस्ट आइडिया है। जुनहो पूछता है कि वो इसके अगेंस्ट क्यों है और डियोगो समझाता है कि जुनहो को ठीक से रेस्ट लेना चाहिए पहले। तब जुनहो को फिends याद आते हैं, वो प्लेयर्स जो अपनी पावर्स सेल्फिश रीजंस के लिए मिसयूज करते हैं। उसके दिमाग में एक ग्रुप लोग दिखते हैं जो डार्क क्लोक्स पहने हुए हैं। कुछ चाकू से अटैक करते हैं और कुछ टेररिज्म और मर्डर जैसे क्राइम्स में शामिल है। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग से गुजरता है, एक जोर का एक्सप्लोजन बिल्डिंग को हिला देता है। डियोगो टेंस होकर बैठ जाता है और सोचता है कि क्या फिends वापस आ गए हैं। जुनहो सोचता है कि फिends उसके प्रेजेंस में कुछ नहीं करेंगे, पर डियोगो कंफर्म करता है कि वाकई ये वही है। जुनहो को वो क्लोक्ड फिगर दिखते हैं और वो सोचता है कि इंटरडायमेंशनल एलिवेटर के दूसरे फ्लोर के बाद ना तो सर्विलियंस कैमरास हैं और ना ही सैटेलाइट जो उन्हें ट्रैक कर सके। फिends अब इतने बोल्ड हो गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जब जुनहो खा रहा होता है, डियोगो बताता है कि वापस आना कितना डेंजरस होगा। वो सजेस्ट करता है कि जुनहो को स्पेक्टर नाम छोड़कर अपनी असली नाम से आना चाहिए अगर वो सीरियसली कम बैक करना चाहता है। जब जुनहो पूछता है कि क्यों, तो डियोगो समझाता है कि स्पेक्टर नाम अनवांटेड अटेंशन ला सकता है, खासकर दुश्मनों से। जुनहो फोकस करता है अपने एक गोल पर, एलिवेटर के 10th फ्लोर तक पहुंचना। डियोगो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि अचानक से वो इतनी ऊपर क्यों जाना चाहता है। जुनहो बताता है कि 3rd फ्लोर एक वोल्केनिक जोन की तरह है और वो अब तक उसे क्रॉस नहीं कर पाए हैं। डियोगो खुशी से खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या जुनहो के पास कोई सोल्यूशन है। जुनहो कामली कहता है कि उन्हें फ्रॉस्ट क्वीन का कोर चाहिए जो वोल्केनो को कूल डाउन कर सके। फिर कैजुअली स्पून को रखते हुए बताता है कि उसने कोर को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है। डियोगो डिसबिलीफ में चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसने सच में कोर को एब्जॉर्ब कर लिया है। जुनहो समझाता है कि वो इंटेंशन से नहीं हुआ। फियोना और केक के बॉस बैटल के बाद कोर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। डियोगो पैनिक में जुनहो को पकड़ता है और उसकी हेल्थ के लिए चिंता करता है। जुनहो अपनी गर्दन मलते हुए रीअश्योर करता है कि उसने फ्रीजिंग एबिलिटी इसी वजह से गेन की है। डियोगो समझता है कि जुनहो इस पावर से 3rd फ्लोर को कूल डाउन कर सकता है। डियोगो दोस्तों का जिक्र करता है और पूछता है कि क्या ये उसके वापस आने की वजह से है। जुनहो मना करता है। फिर साइलेंस होती है और डियोगो अपनी घड़ी चेक करता है। याद आता है कि डॉक्टर से डील करना है जिन्होंने जुनहो का फेस देखा था। ये कम से कम वो जुनहो के लिए कर सकता है। जुनहो खुश होकर ताली बजाता है और डियोगो को बेस्ट कहता है। बेड पर रिलैक्स करते हुए जुनहो बताता है कि उसका लेवल रीसेट हो गया है और सारे स्टैट्स रिड्यूस हो गए हैं। डियोगो उसका स्टेटस स्क्रीन चेक करके कंफर्म करता है। बातें करते हुए जुनहो कैजुअली पूछता है कि क्या डियोगो एक नई प्लेयर लाइसेंस अरेंज कर सकता है। डियोगो समझाता है कि गिल्ड्स अब प्लेयर एसोसिएशन से ज्यादा पावरफुल हैं और लाइसेंस के लिए अब इन पर्सन एग्जाम देने होते हैं। कार्ड दिखाते हुए वो नए सिस्टम के बारे में बताता है। जुनहो टायर्ड होकर लीन करता है और सोचता है कि अब चीजें कितनी बदल चुकी हैं। वो सोचता है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। खड़े होते ही वो एग्जाम के लिए एक्साइटेड होता है। अगली सुबह प्लेयर्स एसोसिएशन बिल्डिंग में लाइसेंस एग्जाम का टाइम होता है। जुनहो क्राउड हॉल में चलता है, अपना टिकट देखता है, सीरियल नंबर 75। वो इधर उधर देखता है और सोचता है कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए कितना पैसा लगा। हॉल का एटमॉस्फेयर लेड बैक है। पार्टिसिपेंट्स अपनी टर्न का इंतजार करते हैं। वो एक सीट लेता है और सोचता है कि टाइम पास करने के लिए अभी वक्त है। ब्लैक फ्लैशेस के साथ वो नियर बाय कन्वर्सेशंस ईव्स ड्रॉप करता है।
अपने डार्क गार्ड स्किल का यूज करके अपनी हियरिंग शार्प करता है। पर्पल वर्ड्स उसके दिमाग में आने लगते हैं जब वो सुनता है कि किसी ने सेकंड फ्लोर के एंशिएंट डंजन को कॉन्कर कर लिया है और आज के एग्जामिनर डियोग गो है जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। कोई नियर बाय कहता है कि ये उनका चौथा अटेम्प्ट है एग्जाम क्लियर करने का। कामली जुनहो ब्राइट ब्लू स्क्रीन को ऑब्जर्व करता है जो अनाउंस करता है कि कैंडिडेट नंबर 1 की टर्न है। स्क्रीन पर एक रूम दिखाई देता है जहां एक लड़का पोल के साथ खड़ा होता है और काउंटडाउन के साथ मॉन्स्टर्स पॉप आउट होते हैं। एक पार्टिसिपेंट कहता है कि फर्स्ट कैंडिडेट का फाइटिंग स्पिरिट इम्प्रेसिव है। पोल को स्विंग करते हुए वो मॉन्स्टर्स को पुश करता है और क्राउड इम्प्रेस लगता है। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है कैंडिडेट डाउट करने लगता है। जुनहो सोचता है कि एक स्पीयर यहाँ परफेक्ट होता, लेकिन वो साई करते हुए समझता है कि वाइल्ड स्विंगिंग मदद नहीं करेगी। जल्द ही फर्स्ट कैंडिडेट नॉकआउट हो जाता है और उसकी फेलियर अनाउंस होती है। हॉल का टेंशन बढ़ता है जब जुनहो अपनी टर्न के लिए रेडी होता है। आखिरकार उसका नंबर बुलाया जाता है 75। ग्लास के पीछे एक आदमी कहता है कि सिर्फ 4 कैंडिडेट्स और बचे हैं। 2 एग्जामिनर्स कंप्लेन करते हैं कि अब तक किसी भी पार्टिसिपेंट ने बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं की है। डियोग गो कहता है कि स्पीड अप करे और अगले कैंडिडेट को बुलाए। जुनहो अंदर चला जाता है। एग्जामिनर्स के सरप्राइज रिएक्शन को फेस करते हुए एक एग्जामिनर ड्रेड लॉक्स के साथ पूछता है कि वो कौन है। जुनहो के वेपन्स स्वॉर्ड, बो, थ्रोइंग नाइफ्स और स्पीयर देखते हुए इंट्रूग्ड लगता है। एक आदमी जो वेस्ट पहने हैं अपने हाथ क्रॉस करके जुनहो के स्लिम बिल्ड पर कमेंट करता है, जबकि सूट पहने आदमी कहता है कि शायद वो बस एक और स्पेक्टर इमिटेटर होगा। डियोग गो जो ध्यान से देख रहा है, ये अम्यूजिंग लगता है कि जुनहो कितनी मेहनत कर रहा है स्टैंड आउट करने के लिए। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो रेडी है, जुनहो कॉन्फिडेंटली कंफर्म करता है। एग्जाम शुरू होता है और एक ग्रुप ऑफ ड्वार्फ्स उसके आसपास मटेरियलाइज हो जाता है। सिस्टम उन्हें स्मॉल और वीक टैग करता है। जुनहो पुरानी लड़ाई याद करके स्माइल करता है और अटैक करने के लिए बुलाता है। ग्रीन ड्वार्फ्स उसकी तरफ दौड़ते हैं पर वो तेजी से उन्हें गिरा देता है और ब्लू पिक्सेल्स बिखरते हैं। जल्द ही उसे समझ आता है कि अगर वो सिर्फ ड्रॉप्स मारते रहेगा तो और ज्यादा स्पॉन होंगे, इसीलिए उसे एक प्लान बनाना होगा। वो अपने फिंगर्स के बीच से कई ब्लेड्स निकालता है और ड्रॉप्स पर प्रिसीजन के साथ थ्रो करता है। फेम्ड आर्कर से लिए आर्करी लेसन्स याद करके वो एक बो उठाता है और एरोज फायर करता है। एक साथ कई एनिमीज को हिट करता है। अपने दोस्त गिलबर्ट के स्टांस को मिमिक करता है और एक सर्ज ऑफ कॉन्फिडेंस फील करता है। ड्रॉप्स चार्ज करते रहते हैं और जुनहो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। क्लीन और कैलकुलेटेड स्ट्राइक से ड्रॉप्स को गिराता है। फ्लोर पर ब्लेड के मार्क्स छोड़ते हुए वो और ड्रॉप्स को खत्म कर देता है। आखिर में अनाउंसर डिक्लेयर करता है कि कैंडिडेट नंबर 75 पास कर गया। एक अकेली और अब खाली रूम में खड़ा जुनहो फाइट को याद करता है, अपने मसल्स में स्ट्रेन फील करता है और रियलाइज करता है कि उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होगी। एग्जामिनर्स के पास एक एग्जामिनर उसके इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस पर बात करता है। दूसरा एग्जामिनर एग्री करता है कि उसने एक्सपेक्टेशंस को सरपास किया है। एक लड़की ग्रुप में बोलती है कि वो बस एक स्पेक्टर कॉपी कैट नहीं है, उसके स्पेयर, बो और स्वॉर्ड के स्किल्स उसे अलग बनाते हैं। एक ड्रेड लॉक वाले आदमी उसकी रिमार्केबल कॉम्बैट एबिलिटीज पर बात करते हैं, जबकि एक और एग्जामिनर स्केप्टिकल है उसके ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना वर्थ होगा या नहीं। लड़की कहती है कि उन्हें रैश डिसीजंस लेना अवॉइड करना चाहिए और जुनहो को लाना है या नहीं सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए। डियोग गो जो कप सिप कर रहा है कॉन्फिडेंटली फील करता है कि जुनहो प्लेयर्स एसोसिएशन में फिट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपना कप रखता है उसे थोड़ा गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने जुनहो की प्रोफाइल फैब्रिकेट की है। इन्फो विंडो पॉपअप होता है जो दिखाता है कि जुनहो एग्जाम्स पास कर चुका है पर और कुछ फिल नहीं किया गया। 2 दिन बाद डियोग को जुनहो को काउच पर रिलैक्स करते हुए देखता है जो चिप्स खा रहा है और किसी स्टूपिड नॉवल पर हंस रहा है। ये देखना फनी है क्योंकि जुनहो वो टॉप प्लेयर है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं और फिर भी वो यहाँ गूफिंग अराउंड कर रहा है। डियोग गो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर में जुनहो का अटेंशन लेने की कोशिश करता है। वो एक स्माइल के साथ पूछता है कि जुनहो क्या पढ़ रहा है। पता चलता है कि वो एक कहानी पढ़ रहा है, एक प्रीस्ट के बारे में जो हीलिंग के बजाय बैटल्स लड़ रहा है। डियोग गो डिसबिलीफ में उसकी बुक चॉइस पर क्वेश्चन करता है।
फिर वो बैठकर जुनहो को बोलता है कि बुक छोड़ो और जो इन्फो उसने निकाली है उसे चेक करो। जुनहो ग्लोइंग विंडो के थ्रू फ्लिप करता है। डियोगो पूछता है कि वो उन गेट्स में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है जो अभी तक कोई कॉन्कर नहीं कर पाया। क्या वो सच में वहां जाने का प्लान कर रहा है। जुनहो एक ब्लू विंडो ओपन करता है जो दिखाता है कि उन गेट्स को क्लियर करने में अब तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स के बारे में सोचता है और उन प्लेयर्स के बारे में जो गेट्स में गए हैं और वापस नहीं आए। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि सिर्फ न्यूबीज को एंट्री अलाउड है और डियोगो वार्न करता है कि ये बहुत रिस्की है क्योंकि हाई लेवल प्लेयर्स मदद नहीं कर सकते। दोनों एंट्री रूल्स चेक करते हैं जो दिखाते हैं कि ये डंजन्स किसी भी नए प्लेयर्स को खा जाते हैं। डियोगो बिलीव नहीं कर पाता कि जुनहो अभी के लेवल पे ये डंजन्स लेना चाहता है, लेकिन हीरो उसे रिअश्योर करता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। ये गेट्स एसोसिएशन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है और जुनहो एक आवर ग्लास के ऊपर एक गोल्ड पाइल इमेजिन करता है। सोचता है कि रिवॉर्ड्स यूज होंगे अगर उसने ये कॉन्कर कर लिया। डियोगो पूछता है कि क्या ये उसका फास्ट लेवल अप करने का प्लान है। जुनहो कंफर्म करता है। प्रेसिडेंट एग्जॉस्टेड लगता है और उसे याद दिलाता है कि वो बस अभी मर के वापस आया है, क्या वो परमानेंटली मरने का सेफर वे नहीं ढूंढ सकता। जुनहो कहता है कि उसे अपने फ्रेंड्स को रेस्क्यू करना है जो आइस प्रिजन में ट्रैप्ड हैं। वो कहता है कि उसके फ्रेंड्स भी उसके लिए यही करते तो उसे कम से कम ट्राई करना चाहिए। प्रेसिडेंट उसे रोकने की कोशिश करता है पर हीरो के पास अपने रीजंस हैं। उसे जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि फीन्स का सामना कर सके। डियोगो चुप हो जाता है, सोचता है शायद उसने समझा नहीं कि जुनहो कितना प्रेशर फील कर रहा है आने वाली बैटल्स को लेकर। डियोगो को पता है कि फीन्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पर वो जुनहो को ये बताना अवॉइड करता है कि चीजें कितनी बुरी हो सकती हैं। फिर वो गेट्स की इन्फो चेक करता है। ब्लू सिस्टम विंडो दिखाता है कि ये गेट्स 7 साल से हैं और अब तक 142 प्लेयर्स जो ट्राई करने गए सब मॉन्स्टर्स के लिए एक फुल कोर्स मील बन गए। डियोगो डिटेल्स के थ्रू जाता है। ये कर्स ऑफ डाउन डंजन सिर्फ लेवल 1 प्लेयर्स के लिए हैं और एक टीम कैप 10 मेंबर्स का है। गोल बस इतना है कि उन्हें सुबह तक जिंदा रहना है। सिंपल लगता है ना? पर एक प्रॉब्लम है, इसने ग्रेव फॉर बिगिनर्स का निकनेम कमा लिया है। अब समझ में आ जाएगा क्यों। जुनहो एंट्री रिक्वायरमेंट पढ़ता है और सोचता है कि ये डुएबल लग रहे हैं। उसकी वॉच लाइट अप होती है एक नोटिफिकेशन के साथ कि उसका डिपॉजिट आ गया है। डियोगो पॉइंट आउट करता है कि अब जुनहो ऑफिशियली अगले 1 साल के लिए एसोसिएशन के लिए काम करेगा। जुनहो सरप्राइज्ड होता है और पूछता है इसका मतलब क्या है। तभी एक मास्क फिगर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब वो जुनहो का लॉयल साइड किक है। काउच पर लेटे हुए जुनहो पूछता है कि एसोसिएशन में वो कहाँ रहेगा। डियोगो कहता है कि प्लेयर्स के लिए एक बिल्डिंग है और सजेस्ट करता है कि वो एक रूम ले सकता है अच्छी व्यू के साथ। डियोगो एक बॉक्स पकड़े हुए कहता है कि अगर चीजें सही रही तो जुनहो एक पूरा फ्लोर ले सकता है। क्यूरियस जुनहो बॉक्स के अंदर झांकता है और अपनी नई यूनिफॉर्म निकालता है, एक फ्लेक्सिबल ब्लैक जैकेट। जुनहो यूनिफॉर्म की क्वालिटी से सरप्राइज होता है और पूछता है कि ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है। डियोगो प्राउडली कहता है कि ये फेमस क्वान नोया के काम का है। जुनहो स्टर्न्ड होता है, सोचता है कि क्या वो ओल्ड मैन अब भी जिंदा है। डियोगो कहता है कि नोया 98 का होने वाला है पर उसका ग्रैंडसन शॉप चला रहा है। जुनहो सोचता है कि एक विजिट करना अच्छा होगा पर डियोगो वार्न करता है कि लो की रहना। जब जुनहो पूछता है क्यों तो डियोगो कहता है कि फीन्स शायद देख रहे होंगे और नोया को विजिट करना उसके लिए सस्पिशियस हो सकता है। जुनहो के शोल्डर पर हाथ रखकर डियोगो कहता है कि उसने स्टाफ के साथ उनकी सिचुएशन शेयर कर ली है और अब जुनहो को बस स्ट्रॉन्ग होने पर फोकस करना चाहिए। जुनहो यूनिफॉर्म के लिए ग्रेटफुल फील करता है और सोचता है कि कौन से वेपन्स यूज करे। डियोगो उससे कहता है कि वो एसोसिएशन के स्टॉक पाइल से कुछ पिक कर सकता है पर वार्न करता है कि वो नोया के काम के बराबर नहीं होंगे। अपनी नई ब्लैक यूनिफॉर्म में रेडी जुनहो सोचता है कि अपना डंजन रन कब स्टार्ट करेगा। वो तुरंत शुरू करने का प्लान करता है पर डिसाइड करता है कि प्रैक्टिस कर लेना बेटर होगा। एग्जाम पास करने के बाद ऑलरेडी वर्न आउट फील करते हुए वो एडमिट करता है कि मॉन्स्टर्स और फीन्स का सामना करने के लिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। डियोगो पूछता है कि उसे कितने दिन चाहिए। जुनहो सोचता है कि 1 महीना ज्यादा होगा पर डियोग इंसिस्ट करता है कि 10 दिन काफी होंगे। 10 दिन बाद जुनहो
यांगयांग प्रोविजंस में ग्लोइंग ब्लू पोर्टल के पास खड़ा है। वो स्माइल करता है, बिल्कुल रेडी कर्स ऑफ डाउन गेट का सामना करने के लिए, और प्लान करता है मॉर्निंग तक सर्वाइव करने का। जुनहो एक पुरानी सिमेट्री के बीच में खड़ा है, हाथ अपने चेस्ट पर रखा हुआ, हेविली ब्रीदिंग करते हुए। स्ट्रेंज तरह से वो यहाँ काफी एट ईज फील करता है। क्रुक्ड टॉम स्टोन्स देखते हुए वो सोचता है कि शायद वो सच में अपना दिमाग खो रहा है अगर उसे ये जगह कंफर्टिंग लग रही है। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो कर्स ऑफ डाउन डंजन की इन्फो दिखाती है। इन्फो देखते हुए वो सोचता है कि कैप्चर कंडीशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सुबह तक जिंदा रहना है। और वो बिल्कुल सही टाइम पर आया है। उसे इमेजिन होता है कि लोग पोर्टल में रश करते हैं और टीम्स जो सुबह के वक्त एंटर करती है वो सबसे ज्यादा टाइम तक टिकती है। वो भी समझ गया कि अंदर वक्त अलग तरीके से चलता है, इसीलिए जो लोग दोपहर में एंटर करते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते और तुरंत लड़ना शुरू कर देते हैं। उसने एक खूनी हाथ को मिट्टी में पड़ा हुआ देखा और समझा कि ये कितना निराशाजनक लगता होगा जब अंदर के सारे प्लेयर्स लेवल 1 या उससे नीचे होते हैं। हल्के से घूरे हुए उसने अपनी तैयारी के बारे में सोचा और महसूस किया कि वो इसलिए रेडी है। चांद जंगल के ऊपर लटक रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए जुनो एक किताब पढ़ रहा है, आधा अवेयर इस बात से कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें घुमाई और सोचा कि शायद ये स्पिरिट्स जमीन से उठ रही हैं। तभी मिट्टी में एक गड्ढा बन जाता है और एक मरी हुई हाथ उसके टांग को पकड़ लेती है। शांत रहते हुए उसने अपनी तलवार मटीरियलाइज की और मॉन्स्टर के सर पे एक छोटी मार लगाई, तलवार के शल्त के साथ, कहकर कि नीचे ही रहना। डेड क्रिएचर हिला नहीं। इधर उधर देखते हुए जुन्हो ने और भी आत्माएं महसूस की। उसने अपना नाइट हंटर स्किल एक्टिवेट किया जिससे उसकी आंखें चमकदार हरा रंग ले लेती है। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि उसकी सेंसेस तेज हो गई हैं। स्पिरिट्स उसके इर्द गिर्द भीड़ बनाती है और वो समझता है कि बिगिनर्स के लिए ये मॉन्स्टर्स कितने मुश्किल होते हैं, खासकर क्योंकि ज़ोंबीज दर्द महसूस नहीं करते। एक ज़ोंबी उसके पीछे से उछलकर अटैक करता है, मुंह खोलकर, पर जुन्हो उल्टे ग्रिप में तलवार पकड़ता है और एक स्विंग मार से उसके सर पर वार करता है। वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर को मारना मुश्किल है क्योंकि ये डैमेज इग्नोर करके लगातार अटैक करते रहते हैं। वो मुड़कर देखता है और भी ज़ोंबीज को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखता है। एक झटके में वो उनके सर काट देता है। नोट करता है कि ये मॉन्स्टर्स बिगिनर्स को पैनिक करने में माहिर होते हैं, खासकर जब बिगिनर्स के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल्स नहीं होते। लाश के बीच खड़ा वो समझता है कि इस जगह को द ग्रेव ऑफ बिगिनर्स क्यों कहा जाता है। पीछे मिट्टी फिर से खुलने लगती है। वो खुद से कहता है, मैं अब कोई आम बिगिनर नहीं हूँ। एक और डेड क्रिएचर जमीन से उठता है और वो कैजुअली उसके सर पे लात मार देता है। महसूस करता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तभी उसकी नजर एक बड़े ग्रुप ऑफ डेड पे पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो थक करके एक ग्रेव के अगेंस्ट टिक जाता है। सोचता है कि क्या और मॉन्स्टर्स आएंगे। सांस लेते हुए वो एक आवाज सुनता है जो पूछ रही होती है, वहां कौन है। थोड़ा हैरान होकर वो इधर उधर देखता है। आवाज फिर से आती है, उसे पास आने के लिए कहती है। जुन्हो उछल कर खड़ा होता है। एक फेंट रोती हुई आवाज सुनता है जो पास के एक आधे दबे हुए कॉफिन से आ रही होती है। वो ग्रेव के किनारे जाता है और पूछता है, क्या वाकई कोई वहां नीचे है। आवाज हाँ जवाब देती है, ये कंफर्म करते हुए कि वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। जुन्हो अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू करता है और उस अजीब इंसान से पूछता है कि वो यहाँ कैसे फंसा। जैसे जैसे वो मिट्टी साफ करता है वो इंसान समझाता है कि उसने अपने दोस्तों पर भरोसा किया और उनके पीछे चला, लेकिन बाकी सब मर गए, सिर्फ वो बचा। जुन्हो शांत चेहरे के साथ कॉफिन को देखता है जब वो इंसान मदद की भीख मांगता है। जुन्हो कॉफिन के ढक्कन को छूता है और पूछता है, क्या वो चांदनी रात में जोर से चीख सकता है। वो इंसान पूछता है क्यों। जुन्हो कहता है, मुझे तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करनी है। तभी कॉफिन के क्रॉस के साइड से एक जोर की चीख निकलती है। जुन्हो कहता है, फाइनली ढूंढ लिया। फिर वो कॉफिन के ढक्कन पर गोली पे गोली चलाता है जब तक क्रॉस टूट नहीं जाता। गोली के खोल जमीन पर गिरते हैं और जुन्हो खड़ा हो जाता है। सोचता है कि ये गेट 100 लोगों को इतनी आसानी से कैसे मार सका। वो उस इंसान से पूछता है, क्या तुम ही हो जिसने ये ग्रेव ऑफ न्यूबीज सेटअप किया है। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर कॉफिन से बाहर निकलता है।
जुनहो उसे झूठा कहता है और अपनी तलवार निकालता है। मॉन्स्टर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? जुनहो छलांग लगाता है, अपनी तलवार घुमाता है और मॉन्स्टर को आधा काट देता है। कहता है, कोई चांस नहीं कि कोई अनकॉन्कर्ड गेट से बचा हो। वो प्लेयर्स को गेट के बाहर देखने की तस्वीर अपने दिमाग में बनाता है और समझता है कि जब एक कैप्चर शुरू होता है, गेट तब तक नहीं खुलता जब तक अंदर के सारे प्लेयर्स खत्म ना हो जाए। वो इमेजिन करता है कि एक प्लेयर गेट की तरफ इशारा कर रहा है और सोचता है कि कई लोग जाने के लिए इंस्टिंक्टिवली खुद को तैयार कर लेते हैं, चाहे उन्हें पता हो कि अंदर काफी मुश्किलें हैं। अपने शल्त के अगेंस्ट घुटना टिकाते हुए वो सोचता है कि ये समझना आसान है, चाहे सारे ज़ोंबीज एक चैलेंज थे लेकिन वो अनबीटेबल नहीं थे। असली खतरा ट्रिकस्टर था। तभी एक सिस्टम विंडोज के स्टैट्स के सामने आती है, अनाउंस करती है कि उसने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिए हैं और कर्स ऑफ टाउन को ओवरकम कर लिया है। उसने 4 लेवल गेन किए हैं और उसके लॉस्ट स्टैट्स वापस आ गए हैं। चाहे उसका ओवरऑल स्टैट 100 तक ही गया हो, वो खुश है। फील्ड के बीच खड़ा वो विंडो को देखता है जो पॉपअप होती है। सिस्टम उसका रिवॉर्ड अनाउंस करता है, एक नई स्किल, कन्फेशन ऑफ द डेड। वो सोचता है कि उसे जितना उम्मीद था उससे ज्यादा लकी है। सिस्टम समझाता है कि ये स्किल उसे डेड लोगों की मेमोरीज एक्सेस करने का पावर देगी। वो एक स्कल को एनर्जी के साथ क्रैकल करते हुए इमेजिन करता है और रियलाइज करता है कि अब वो मरे हुए लोगों की यादें देख सकता है। ट्रिकस्टर को डिफीट करने के बाद वो सोचता है कि ये स्किल जीत का रिवॉर्ड है। स्पेसिफिक होने के बाद भी वो फैसला करता है कि ये एबिलिटी काफ़ी हेल्पफुल होगी। वो पावर को महसूस करता है, जानता है कि ये उसका अपना है, सीहो जुनहो का, स्पेक्टर का नहीं। जुनहो और उसके दोस्त ऑफिस में एक साथ बैठते हैं। डियोगो कहता है कि जुनहो के वापस आने के बाद दुनिया का एक दिन भी शांत नहीं रही। जुनहो एग्री करता है लेकिन इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि डियोगो के चेहरे की मुस्कान इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो थोड़ा खुश है। डियोगो हंसा और बोला, गिल्ड के प्राउड मेंबर्स को इतना अनईजी देखना काफी मजेदार है। जुनहो कहता है कि गिल्ड कभी भी इंफॉर्मेशन लीक करने का रिस्क नहीं लेगा, लेकिन सोचता है कि जर्नलिस्ट बार बार बात क्यों उठा रहे हैं। तभी डियोगो उससे पूछता है कि क्या उसका इरादा अपने आप को रिवील करने का है। जल्द ही प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, अभी वक्त नहीं आया है। डियोगो कहता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि जुनहो ने गेट क्लियर किया है तो वो एक सेंसेशन बन जाएगा। जुनहो अपने दोस्तों की तरफ एक नोइंग लुक देता है और पूछता है, तुम्हें पता है लोग लग्जरी आइटम्स क्यों खरीदते हैं जबकि सब एक फैक्ट्रीज में ही बनती हैं? डियोगो क्यूरियोसिटी में अपना हाथ उठाकर गेस करता है, शायद इसीलिए क्योंकि वो महंगी होती हैं। जुनहो हाँ में सर हिलाता है और समझाता है कि ये उनकी एक्सक्लूसिविटी है, वो फीलिंग कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता जो उन्हें स्पेशल बनाता है। प्रेसिडेंट अपनी गोल्ड वॉच को देखते हुए पूछता है, तो क्या तुम हंटर वर्ल्ड के लग्जरी आइटम बनने का प्लान कर रहे हो? प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं बनना चाहता बल्कि एक लेजेंडरी लिमिटेड एडिशन बनना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो सब चाहते हैं पर किसी को पता नहीं कि कैसे मिलेगा। डियोगो नोट करता है कि जुनहो लोगों की क्यूरियोसिटी को जगाना चाहता है। अपने हाथ फोल्ड करते हुए डियोगो कहता है कि जुनहो का कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक ऐसे मोमेंट पर हमेशा सामने आ जाता है। फिर मजाक में पूछता है, तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है? जुनहो सवाल इग्नोर करते हुए कहता है कि वो हमेशा लोगों को गेस करने नहीं दे सकता।